अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम साहिब और मैं हूं इमरान सनाउल्ला। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे बारिशों से होने वाली तबाही की। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़ोरदार बारिश ने कहर मचा दिया है। नशेबी इलाके पानी में डूब गए हैं और बिजली का निज़ाम ठप होने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी से लेकर फैसलाबाद, झंग तक बादल जमकर बरसे। उधर मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मंगल की रात से जारी बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग से कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं और मुतादिद मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। टॉमी बरसाती नाले में तुग़यानी के बायस कई घर मलबे तले दब गए, जिसके नतीजे में एक बच्चा जाँ बहक हो गया है। उधर तारिकाबाद बाईपास और लोहार गली के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से अहम सड़कें बंद हैं और कोटली के करीब दरिया पूंछ और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो रही है। और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गुलपुर डैम के 3 स्पिलवेज खोल दिए हैं और शहरियों को दरियाओं और नदी नालों से दूर रहने की भी हिदायत की है। जबकि इस्लामाबाद की निजी सोसाइटी में सैलाबी रेले में गाड़ी डूब गई, जिसमें सवार बाप और बेटी की जो है वो तलाश जारी है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद होंगे। नईम जंजुआ से जानेंगे। नहीं, बताइएगा, रावलपिंडी में बरसाती नाले में बाप और बेटी डूब गए, इसके अलावा कितने वाकयात यहाँ पेश आए हैं और रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, अगर निजी सोसाइटी में जो बाप बेटी जो डूबे थे गाड़ी समेत, उनकी बात की जाए तो तकरीबन 30 से 32 घंटे हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। गुज़िश्ता रोज़ जो है ये बाप बेटी कॉलेज के लिए निकले थे अपने घर से और जब ये बारिश तेज़ हुई और पीछे से एक पानी का बड़ा रेला आया और गाड़ी उस वक्त इनकी बंद थी। इन्होंने गाड़ी चलाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं चली। पानी का जो रेला था वो बहा के इनको जो सोसाइटी में नाला था उसमें नाले में इनकी गाड़ी गिरी। नाला तकरीबन 500 मीटर लंबा नाला है और कंक्रीट का नाला है। गाड़ी उसमें चली गई थी। वो नाला जो है वो दरियाए सवां में आके गिरता है। दरियाए सवां में जहाँ पे गिरता है वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो काफ़ी देर तक किया जाता रहा। रात के वक्त जो है वो बड़ी भारी मशीनें जो हैं लगाई गई थी यहाँ पे ताकि वहाँ से जो मिट्टी है उसको निकाला जाए। और अगर खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि गाड़ी उस जगह पे गिरी है चूँकि पीछे से पानी का बहाव काफ़ी था और हो सकता है कि वो मिट्टी के नीचे दब गई हो, तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में निकाली गई वहाँ से। उसके बाद रात 3 बजे के बाद जब बारिश तेज़ हुई और पानी जो है ऊपर पहाड़ों से दोबारा इसमें आया और पानी का बहाव ज़्यादा हो गया, इसका लेवल भी बढ़ गया, तो उस वक्त ये ऑपरेशन रोक दिया गया था। आज सुबह जो है तकरीबन 9:30 बजे दोबारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया और वहीं से शुरू किया गया। दिन के औकात में जो है वो गोताखोरों ने पानी के अंदर ऑपरेशन किया, सर्च ऑपरेशन किया। उससे पहले जो है मुख्तलिफ टीमें जो 1122 की थी, पुलिस की टीमें थी और सोसाइटी की अपनी जो टीम थी वो जो सवां के गिरदोनवा के जो इलाके हैं, जो किनारे हैं, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन वो करते रहे लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद जब पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ तो जो गोताखोर थे नेवी के, उन्होंने उसी जगह पे पानी के अंदर सर्च ऑपरेशन किया। अभी कुछ देर पहले जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, दरियाए सवां का ये पुल है, इसके नीचे जो है कश्तियों के ज़रिए यहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन किया गया। यहाँ के मुकामी लोगों का कहना था कि वहाँ से लेकर यहाँ तक जो पुल हैं इस दरियाए सवां के ऊपर, तो उनके पुलों के जो पिलर्स हैं उसके किनारों पे काफ़ी गहरी जगह है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई गाड़ी जो है यहाँ पे कहीं फंस गई और उसके बाद जो है यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया गया। मुकामी लोगों की तरफ से कुछ देर पहले जो है वो एक जगह की निशानदेही की गई कि यहाँ पे कुछ चमकदार चीज़ भी उनको नज़र आई है। उसके बाद जो नेवी के और आर्मी के जो गोताखोर थे वो उस मुकाम पर पहुँचे और वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया लेकिन उनको कोई चीज़ ताहाल नहीं मिल सकी। अभी ये ऑपरेशन जारी है और अगर वाक़यात की बात की जाए तो कल आपने कहा कि ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है। कुल 3 वाक़यात हुए हैं। अभी एक वाक़े से मुतालिक आप हमें आगाह करें, दीगर 2 वाक़यात से मुतालिक क्या इत्तलात सामने आई हैं और उसमें कितना नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, ये 3 वाक़यात हुए थे। एक वाक़या जो है इस निजी सोसाइटी में जिसका मैंने जिक्र किया अभी बाप बेटी का, इसके साथ ही इसी सोसाइटी में एक नौजवान लड़का था हमाद शाह, वो भी इस नाले में डूब गया था और उसकी डेड बॉडी जो है वो दरियाए सवां से कल रात को रेस्क्यू कर ली गई थी और वो उनके हवाले कर दी गई। और एक बच्ची 8 साला अनाया जो थाना खन्ना के इलाके में एक नाला था और उस वक्त नाले में तुग़यानी बहुत ज़्यादा थी और बच्ची का पाँव फिसला और वो नाले में जा गिरी थी। अभी
तक उस बच्ची के हवाले से कोई इतला नहीं है, कोई उसके हवाले से रेस्क्यू का जो ऑपरेशन किया गया उनको कोई कामयाबी अभी तक नहीं मिली। ये 3 वाक़यात थे जो हुए, जिसमें से एक सिर्फ डेड बॉडी अभी तक हमाद शाह की मिली है, जबकि ये जो बाप बेटी हैं इनकी और अनाया बच्ची जो क्रिश्चियन बच्ची है 8 साल की, उसकी अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है। अभी पानी की सतह अगर देखी जाए तो दरियाए सवां में पानी की सतह काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। कुछ लोगों का ये कहना था कि आगे हो सकता है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा आगे चली गई हो, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि दरियाए सवां चूँकि सारा पथरीला इलाका है तो बाज़ मुकामात पर इसमें पानी का लेवल इंतहाई कम होता है, 1 से 2 फुट होता है। तो ज्ञानी भी हो तो वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी नहीं होता, तो इसलिए ज़्यादा आगे जाने की तो तवक्को नहीं की जा सकती गाड़ी की। इसलिए जो सोसाइटी का जो नाला है दरियाए सवां में जहाँ पे गिरता है, ज़्यादा ऑपरेशन जो है वो अभी तक वहाँ पे ही किया जा रहा है। और अब गोताखोर दोनों स्पॉट जहाँ पे गाड़ी गिरी थी ऑपरेशन इस वक्त जारी है और गोताखोर भी जो हैं वो रेस्क्यू के अमल में शामिल हैं। और ये जो बेटा और दीगर जो वाक़यात हुए हैं जिनमें लोग जो हैं इस वक्त लापता हैं, उनको तलाश करने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मानसून बारिशों की शदीद सूरत हाल के बायस 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले ने चल्लास के थोर नाले में वावडा कॉलोनी को ज़ेर-ए-आब कर दिया है। देवसाई रोड बंद होने के बायस देवसाई में फंसे सयाहों को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। दियाबे इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू और फौज ने बाबू हाईवे पर फंसे 250 सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। ताहम 10 से 15 अफराद ताहाल लापता है जिनकी तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन बारे मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ गिलगित बल्तिस्तान शब्बीर मीर से। जी शब्बीर, बताइएगा अभी तक कितने लोग लापता हैं और इमदादी सरगर्मियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? हम गिलगित के मौसम की बात करें तो गिलगित में आज भी मौसम साफ़ है, खुशगवार है। अगर हम गिलगित के बालाई इलाकों की बात करें तो सैलाबी सूरत हाल का सामना है। सबसे ज़्यादा तबाहशुदा जो सूरत हाल है वो बाबूसर के इलाके की है, जहाँ पे सैलाब ने क्लाउड बर्स्ट की वजह से सैलाब आया और उसकी वजह से सयाहों को बहुत ज़्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ा। बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ, 15 से ज़ायद सयाह अभी तक लापता हैं। और हलाकतों की बात करें तो 5 हलाकतें अभी तक हो गई हैं। गाड़ियाँ तबाह हुई हैं बड़ी तादाद में, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ी तादाद में तबाह हुआ है, लोगों के घर तबाह हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मौसम की तो आने वाले दिनों में मौसम के हवाले से यह कहा गया है कि बारिश हो सकती है। और जो खासकर पहाड़ी इलाके हैं जैसे बाबू सत्ताफ है, जैसे बल्तिस्तान के इलाके हैं, हुंजा नगर के इलाके हैं, वहाँ पे बारिश और लैंडस्लाइडिंग का इम्कान बताया गया है। नशीबी इलाकों के में बसने वाले लोगों से कहा गया है कि ज़्यादा मोहतात रहें और सयाह खास तौर पर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। जी सही, तो चलास में क्या सूरत हाल थी शब्बीर मीर हमें बता रहे थे। और इसके साथ साथ NDMA ने वार्निंग दी है कि मानसून बारिशें 25 जुलाई तक जारी रहेंगी। लाहौर और पंजाब में बारिशों की क्या सूरत हाल रहेगी, हमारे नुमाइंदे से जानेंगे शराज अली से। जी शराज, बताइएगा अभी तक की क्या इतलात हैं, कितने हादसात जो हैं वो रुनमा हो चुके हैं, रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुँचा, और इसके साथ साथ मौसम की सूरत हाल भी बताइएगा, क्या पेशगोई की गई है, ऐसा मौसम कब तक रहेगा? का चौथा स्पेल भी जो है वो बरसना शुरू हो गया है और ये 25 जुलाई तक जो है चौथा स्पेल जो है जिसमें तेज़ बारिशों का जो है वो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ये मानसून जो है वो रहमत भर के भी बरसा है। इसके साथ साथ जहाँ जानी नुकसानें हुई हैं उस जानी नुकसान की भी तफसीलात PDMA ने जो है वो जारी कर दिया है। PDMA के मुताबिक 135 लोग जो हैं इस रवां साल जो मानसून बारिशें हैं उसमें जाँ बाग हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग कच्ची छतें गिरने और खस्ता हाल इमारतों में दब के मरने की वजह से जो हलाकतें हुई हैं। इसके साथ साथ अगर ज़ख्मियों की बात की जाए तो 485 ऐसे अफराद हैं जो इस रवां मानसून के अंदर जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि जो घर हैं लोगों के गिरे हैं, छतें गिरी हैं, उसकी भी बड़ी तादाद जो है इस रवां साल मानसून में देखने में नज़र आई है। जबकि यहाँ पर अगर इंतजामात की बात की जाए तो लाहौर शहर के अंदर बाकायदा तौर पर मानसून की बारिशों को फौरी तौर पर लोगों को रिलीफ देने के लिए वासा का अमला, DC लाहौर, कमिश्नर लाहौर, उसके साथ साथ दीगर महकमों ने भी ताउन करते हुए लोगों को बारिशी पानी से महफूज रखा। PDMA के मुताबिक 25 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जिसकी वजह से जो है नुकसानात से बचने के लिए तमाम अदारों को अलर्ट कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अली शराज, हमें आगाह कर रहे थे। बारिशों का ये सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। ये चौथा स्पेल है, जैसे कि हमने कल भी बात की थी। 5वें स्पेल में हम दाखिल हो चुके हैं। कुल 8 स्पेल बताया जा रहा है और इस दफ़ा बारिशों का ताकतवर सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद है। अभी तक की इतलात के मुताबिक 245 कीमती जाने ज़ाया हो चुके हैं, जिसमें 118 बच्चे भी शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे जी, एक और अहम मामले की बात करेंगे। लाहौर की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने
9 मई 2023 को शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव केस का फैसला सुनाते हुए पीटीआई रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और दीगर को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है, जबकि शाह महमूद कुरैशी और चंद दीगर अफराद को बरी भी कर दिया गया है। ये मुकदमा इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क गिर एहतजाज के दौरान पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात से मुताल्लिक था और दौरान ट्रायल 61 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए और इससे कबल सरगोदा की अदालत भी 9 मई के एक और मुकदमे में पीटीआई रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुना चुकी है। और हुकूमत ने अदालती फैसले को कानून की बालादस्ती और अदालती निज़ाम की कामयाबी करार दिया है। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि 9 मई वाक़यात पाकिस्तान की तारीख का सयाह बाब हैं, जिनमें मुलव्वस अनासिर को वाक़ई सज़ा देना इंसाफ का तकाजा था। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाफिज़ एहसान खोखर साहब और एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ एहसान साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से ये फैसला सुनाया गया है, माजी में इसकी कोई मिसाल मिलती है, और अगर ऐसा था तो माजी में क्या रिवायत थी और अब कानून के मुताबिक आप क्या समझते हैं इस फैसले के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 97 से जब से पाकिस्तान के अंदर एंटी टेररिज्म एक्ट आया है, उसके अंदर मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनको ट्राई किया जाता रहा है और उसका प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रेगुलर आपकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक कोर्ट का होता है। सिर्फ प्रोसेस इसके अंदर ये है कि चीज़ों को एक्सपेडाइट किया जाता है। लॉ के अंदर लिखा हुआ है सेक्शन 19 के अंदर कि 7 दिन के अंदर जो है आपने ट्रायल को कंक्लूड करना है और उसके बाद अगर सज़ा होती है तो फिर आप उसको 30 दिन के अंदर डिवीजन बेंच के आगे जो है उसको अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ के ऊपर भी आपकी जो है 2 कंसेक्टिव एडजर्नमेंट्स नहीं हो सकती और इसके 30 दिन के अंदर फैसला आना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर डिलेइंग टैक्टिक्स भी आते हैं और बाज़ दफ़ा प्रोसिक्यूशन है, बाज़ दफ़ा डिफेंस साइड है। अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको देख लिया जाए, जो एक आया है कि 9 मई के अंदर एक इंसिडेंट्स हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर आए, जिसके अंदर पर्टिकुलरली जो था वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन या पब्लिक इंस्टॉलेशन जो थी उनको टारगेट किया गया, जिसमें GHQ रावलपिंडी कोर कमांडर लाहौर का घर है, PF बेस मियाँ वाली, ISI की मिलिट्री चेक पोस्ट फैसलाबाद, या उसके बाद जो दूसरे आपके पेशावर, मर्दान या मियाँ वाली के अंदर इस जगह जो आपके जो मॉन्यूमेंट्स थे या शोहदा की यादगारें थी, जिस तरह उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया गया। तो बुनियादी तौर पे ये सारा जो इसकी ग्रेविटी या इसका नेचर ये था कि एक डेलिब्रेट, एक प्री मेडिएटेड एक्ट था जिसको राइट ऑफ फ्रीडम के नाम के ऊपर बाद में उसे पॉलिटिकली कवर देने की कोशिश की, बट बुनियादी तौर पे ये एक डेलिब्रेट अटैक जो था वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर था। उसके बाद जो हमारे शोहदा की यादगारें हैं उसको डिस्प्लेस करना था और मकसद ये था कि जो डिमोरलाइज किया जाए नेशनल फोर्सेस को, और उसके बाद एक इंसाइटमेंट या एक सेडिशन का एक कॉन्सेप्ट था कि जिससे अंदर ये है कि फौज के अंदर या मुल्क के अंदर एक ऐसी म्यूटिनी आए कि जिससे जो है वो चीज़ें पॉलिटिकली किसी और साइड्स पे निकली जाएं। तो इसके अंदर जब एक्शंस की बात आई तो बार बार ये कही जा रही थी कि नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई नहीं किया जाना चाहिए, जो भी मुलविस है उसको पाकिस्तान के रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर करना चाहिए। तो मिलिट्री कोर्ट्स का तो एक हद तक फैसला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर वैलिडेट हो गया। अब ये वो केसेस हैं जो ATC के अंदर से, और कल जो आपके सामने 2 जजमेंट्स आई हैं लाहौर और सरगोदा की आई है, उसके अंदर सारा प्रोसेस फॉलो हुआ है। एक जगह 50 विटनेसेस आए हैं, दूसरी जगह 61 आए हैं। उसके बाद ये है कि राइट ऑफ क्रॉस है, मीन राइट ऑफ काउंसिल है, पूरी एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, आर्टिकल 10A के मुताबिक फैसला है और उसमें भी कोई हेस्ट नहीं है। तकरीबन 2.25 साल इस प्रोसेस के अंदर लगे और 100 से ज्यादा जो है तकरीबन हर एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर पेशियां भी लगी हैं और उसके अंदर जिस तरह एक्यूज ने चाहा उन्हें मौका दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फैसला आया है इसको पहले आ जाना चाहिए था, जब हमारा सारों का इस चीज पे कंसेंसस था कि जो भी शख्स इस इंसिडेंट के अंदर मुलविस है और उसका खिलाफ एविडेंस है उसको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। अब एक रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नीचे आपने देखा कुछ को सजाएं हुई हैं, 10 साल हुआ है, किसी को 5 हुई हैं, कुछ को एक्विटल्स कर दिया गया है। और उससे पहले भी एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स ने कई जो 9 मई के अलावा इंसिडेंट से उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्विट भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल प्रोसेस के अंदर एक ऐसी जजमेंट्स आई हैं जो कानून और आइन के नीचे रह के आई है और उसके अंदर जो इंसाफ के जितने तकाजे थे उनको पूरा किया गया। अब राइट ऑफ अवेलेबल है, कानून के तमाम तकाजों को पूरा किया गया है। अच्छा एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपके जाने आऊँगा।
जैसे कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ये कहते हैं इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। अभी हमें पता है कि 2.25 साल तक ये केस चला है और 100 से ज़ायद इसमें पेशियाँ हुई हैं, बहुत से बयानात भी कलमबंद हुए हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हमारे सामने मौजूद हैं, फुटेजेस भी हमारे सामने मौजूद हैं और तसल्ली के साथ सुनकर ये फैसला जारी किया गया है। इस पर आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया। तसल्ली का लफ्ज आप शायद ये तो उससे पूछ रहे हैं ना आपने जो वहाँ कोर्ट की प्रोसीडिंग अटेंड करता रहा है। मामला कहाँ शुरू हुआ, मिलिट्री कोर्ट में मामला गए, तो ये 2 सेट ऑफ ट्रायल का इशू चल रहा है। पहली तो बात है 780 का जिस तरह बेदरेग इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर ये 3.5 साल में तारीख में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि तय सेट हो गया था कि कौन कौन सी जगहों पर कहाँ दहशतगर्दी की दफात लगनी है, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मेरा वो कंसर्न है ये जो वाकया हुआ ये इसके पुरजोर मजम्मत है। उनमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका तिया पांचा कर जो भी कुछ भी हुआ वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन 3 सवाल बड़े वाज़े तौर पर समझिए। मिलिट्री कोर्ट में जब सजाएं हो गई तो आपको पता है लैक ऑफ एविडेंस में पहले दिन कहता रहा, वो ट्रायल कैसे हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव सारी हैं और उसमें अपील का राइट फार्म करने का। डरने की क्या बात थी हुकूमत को? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, इन्हीं की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इन्हीं बेंच ने। अभी तक अपील का राइट क्यों नहीं दिया गया? उसमें अपील का राइट दें वहां पर। अपील के राइट में अब जब देखा गया कि वहां पर कमजोरियां हैं सारे मामले में, अपील के राइट में मिलिट्री कोर्ट के फैसले जो हैं वो अक्सरियत आप याद रखिएगा वो कलअदम हो जाएंगे, वो ठहरना मुश्किल है। दूसरा सेट आ जाता है आपका 780 का। ये जितने केस हैं ये तो आपको चाहिए था 14 दिन के अंदर चालान पेश होने। 14 दिन में चालान क्यों नहीं पेश हुआ? कोई सवाल जवाब है किसी के पास? कि तकरीबन 2 साल 1.5 साल तो लगा, 2 साल तो लगे चालान पेश होने के लिए। ये सारे वाक़े को सामने रखते हुए 1.5 साल और क्या क्या होता रहा, मैं उस सारे वाक़े में यहाँ तो 4 तरह की इसमें मुख्तलिफ वर्जन आते रहे। पहले में आता रहा कि जनाब ये वादा मांगो आप आ गए हैं, फिर में आ गया कि जनाब कुछ कुर्सी के नीचे या मेज के नीचे देके करता रहा, क्रिमिनल कंस्पिरेसी की तरफ ले गया, फिर आ गया कि जनाब नहीं ये लोग भी शामिल थे। 4 तरह के सेट की वर्जन के ये सारी चीजें आ गई। जिसमें मिसाल के तौर पर शाह महमूद कुरैशी मौके पर मौजूद नहीं थे, अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई। आप जरा गौर करें इस बात को कि क्या ऐसा मामला है? जमानत तो आपका राइट है आपका। फिर ये तो बड़ा अच्छा फैसला इस कॉन्टेक्स्ट का। लेकिन दूसरी तरफ देखिए अहमद खान पिक्चर और अहमद चट्टा मौके में मौजूद नहीं थे, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। वो अगर आप सारी एविडेंस पढ़ लें, अब जिन्होंने ये सारा ट्रायल किया है वो समझते हैं, मिसाल के तौर पर रात 12 बजे तक ये ट्रायल चलते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीनों में बैठ कर या 4 महीनों में बैठकर डिसाइड करें। अभी एक वकील है, एक आम आदमी है, कितना आसान जस्टिस बरिड, यानी जो टाइम आपने चालान लगाने के लिए 1.5 साल लगा दिया और ट्रायल कंक्लूड करने में बहुत से ऐसे तो अजहर साहब इन शॉर्ट अब आखिरी कलमात में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि पीटीआई ने अब सजाओं को जो हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया, तो पीटीआई के पास अब क्या ऑप्शन है? ऑप्शन तो अब आपके सामने है। 26वीं आईनी तरमीम कर अदालतें जो है ना, वो अदालतें तो मैं नहीं समझता कि वो अदालतें इतनी आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से सुन के उसका असर जो है वो निचली कोर्टों के ऊपर ही पड़ना है। तो इसीलिए जजमेंट में इतने फ्लॉज हैं। अब अपील का राइट आप अवेलेबल है, अब अपील जो फाइल होनी है और वो आप अंदाजा लगा लें कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बहुत एतराज़ात हैं हमें कि वो उनकी फिक्सेशन के हवाले से, जिस तरह के 9 मई के इमरान खान साहब के केसेस में जितना डिले हुआ आपके सामने मौजूद है, खारिज होगी। अब अपील का राइट मौजूद है, अपील फाइल की जाएगी, अपील पे अपील का राइट मौजूद है, अपील फाइल की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, आपने हमें वक्त दिया। हाफिज एहसान खोकर साहब, आपने भी हमें वक्त दिया। और 9 मई का केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी मुश्किलात लेकर आया जी। और 9 मई से पहले और 9 मई के बाद में अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर भी देखा जाए, कानूनी तौर पर देखा जाए, मुश्किलात में इजाफा हुआ है। और अब उनकी फर्स्ट और सेकंड ये देख रहे हैं कि DGISPR भी ये बात वाजे कर चुके हैं कि आज़ादी हज़ारे राय के पीछे आप छुप कर मुल्की सालमियत को दिफा पे वार नहीं कर सकते। तो यकीनन अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? अपील की अगर ऑप्शन है तो देखते हैं आगे इस केस में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं जी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मजहबी सियासी जमातों के इत्तेहाद के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने मुत्तहिदा मजलिस अमल के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते किए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने सरबराह इस्लामी तहरीक अलामा साजिद नकवी, जमीयत अहले हदीस के सरबराह हाफिज़ अब्दुल करीम और मौलाना अवैस नूरानी से राबते भी किए हैं। बिल्कुल, ये राबते हुए हैं और इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया तर्जुमान JUIF मोहम्मद असलम गौरी साहब ने। गौरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। गौरी साहब, ये जो एफर्ट हो रही है MMA को दोबारा से फ़ाल करने की, इसमें आपको क्या इम्कान है, कितनी उम्मीद है आपको कि ये दोबारा से फ़ाल हो जाएगी और इसका इम्पैक्ट मुल्क की सियासत पर क्या होगा फिर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो ओवरऑल पूरी दुनिया के हालात हैं,
मुसलमान मजहबी ममालिक के खिलाफ जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका और उसके एजेंट जो कुछ कर रहे हैं, इस सूरत हाल में पाकिस्तान के असरात तो उसके होते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मजहबी जमातें आपस में पहले भी रास्ते में रहती हैं और इन रास्तों को थोड़ा सा हमने तेज किया है। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त गजा की क्या सूरत हाल, ना वहाँ मेडिसिन जा रही है, ना वहाँ खाने की खुराक जा रही है। खालिद बशर साहब ने 2 दिन पहले मौलाना फजलरहमान साहब को फ़ोन किया था रात को, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कम से कम रास्ता तक दिलवा दें हुकूमत पाकिस्तान को या दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ आपके असरात हैं, असर रसूख है, उन सब हजरात से जरा कहें कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जहाँ भी जिस जगह भी बात कर सकते हैं, कम से कम हमें खुराक का रास्ता और मेडिसिन का रास्ता तो खुलवा दें। तो ये वो बातें थी जिन पे हमने यहाँ पर मजहबी जमातों को एतमाद किया। अच्छा असलम गौरी साहब, ये भी बताइएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी बहुत से मिलियन मार्च किए, दीगर जो मजहबी जमातें हैं वो भी स्ट्रीट पावर तो वो दिखाती हैं, लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं तो उस तरह से सीटें नहीं ले पाती या सियासी तौर पर उस तरह से कामयाबी जो है वो खातिर खा नहीं मिल पाती। आपको लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में ऐसे मजहबी इत्तेहाद की अभी गुंजाइश मौजूद है और ख़ास तौर पर इलेक्शंस में कामयाबी भी मिल सकती है? देखिए, कामयाबी की कुंजी तो किसी और के हाथ में है, वो आपको ही पता है, हमें ही पता है। हम 2018 में कह रहे थे कि मेरे साथ मुस्लिम लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, और 2018 में कह रहे थे कि धांधली हुई है। फिर आप वही उस वक्त इमरान खान और उसकी टीम कह रही थी कोई धांधली नहीं हुई है, लेकिन आज वो कह रहे हैं हमारे साथ मिलकर के धांधली हुई है। तो ये तो जो पाकिस्तान में तो इक़्तिदार दिया जाता है, इक़्तिदार शेयर किया जाता है, इक़्तिदार को आवाम के कहने में थोड़ी दिया जाता है। तो ये सूरत हम तो अपना फर्ज अदा करेंगे, हम आवाम तक मैसेज भी लेके जाते हैं, आवाम को वोट के लिए बुलाते भी है, और सबको पता है, हमारी पोजीशन का पता है। इतने बड़े बड़े मिलियन मार्चेज हम करते हैं तो मेरा वोटर ही आता है, वो फरिश्ते तो आसमान से नहीं आते। तो अगर वो पेशावर में बड़ा मिलियन मार्च होता है, वहाँ मुझे सीटें नहीं मिलती, दुनिया को पता है क्यों नहीं हो रहा। एक मैसेज तो जाता है, पूरी कौम को जाता है, पूरी दुनिया को जाता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमें जब तक से, हम तो इसको पाकिस्तान को कंट्रोल्ड जमहूरियत कहते हैं, जब तक ये जमहूरियत आज़ाद नहीं होगी पाकिस्तान में, उस वक्त तक ये मामलत रहेंगे। और इसी तरह जिनको चाहेंगे इक़्तिदार देंगे, जिनको चाहेंगे नहीं देंगे, लेकिन हम बैशीत सियासी जमात जो हमारा फर्ज है, हम आवाम तक अपना मैसेज भी पहुँचाएंगे, कौम तक अपना मैसेज भी पहुँचाएंगे, और मैदान खाली कहीं भी हम नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गजा में तबाहाल अधूरी इमारतें, रोटी, दूध और पानी के लिए बिलखते बच्चे और गजाई किल्लत की शिकार माएँ, इसराइली मजालिम और मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की इंतहा है। गजा में हर घर में दर्द छिपा है और हर चेहरे पर मौत का खौफ है। खुराक की शदीद किल्लत से 4 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और ये तादाद बढ़कर 101 हो चुकी है। फलाही तंजीम सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक गजा में हर फर्द भूख का शिकार है। सूरत हाल तबाहकुन हद तक ख़राब हो चुकी है और पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो गजा पर हमलों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मरने वालों में 31 फ़लस्तीनी ऐसे थे जो गजा के मुंतज़िर थे। अब बात करेंगे, इस वक्त में ज्वाइन किया है माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हर रोज़ हम यही बात कर रहे होते हैं कि कब जंग बंदी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, आलमी ताकतें इस मसले को अब भूल चुकी हुई हैं और अब काफ़ी देर हो चुकी हुई है? इंटरनेशनल ताकतें इस मसले को भूली नहीं हुई हैं, उन्होंने इसका एक हल सोचा हुआ है और ये उसी हल की तरफ जा रहा है। इसराइली मिनिस्टर बेन गुवेर ने एक इंटरव्यू में कहा कि हिब्रू में वो इंटरव्यू था, अपने पर्सनल जो डोमेस्टिक मीडिया है उसको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि स्टारवेशन एक बहुत बड़ा हमारी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है, मगर उसके ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं। ये भूख से मरते हुए बच्चे जो हैं और भूख से मरते हुए लोग जो हैं वो वीडियो पे अच्छे नहीं लगेंगे, भले नहीं लगेंगे। तो इनको इतना इतना खाना हमने देना है कि ये इकट्ठे फाकों से मरे नहीं। लेकिन अब देखें कि उसके बावजूद खाने की क्या क्वांटिटी वहाँ पहुँच रही होगी कि फाकों से लोगों ने मरना शुरू कर दिया है। और पहला जो एक 15-20 लोग जो हैं, फाका एक ऐसी चीज़ है, देखिए इमेजिन नहीं किया जा सकता कि कितने दिन की भूख काट के और किस तरह से सिसक के वो लोग अपनी जान दे रहे होंगे किसी और। ये बहुत तकलीफ दे मौत है, इतनी आसानी से जिस्म जो है वो जान जिस्म को छोड़ती नहीं है, ख़ास तौर पे भूख के मामले में। तो सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये उनकी हिकमत अमली का हिस्सा है। जो आपका सवाल था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। इसराइल ह्यूमैनिटेरियन कैंप्स बना रहा है, जिसको जैसे कि नाजीज ने बनाए थे कॉन्सेंट्रेशन कैंप, ज्यूज़ को रखने के लिए हिटलर ने बनवाए थे, वैसे ही कैंप जो हैं
वो इसराइल जो है उसके भी इर्द गिर्द जो है वो कैंप्स, उनकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई है। उन कंसंट्रेशन कैंप्स को ह्यूमैनिटेरियन कैंप्स का नाम दिया जा रहा है। उसके अंदर जितने बचे खुचे फ़लस्तीनी हैं गजा के अंदर, उनको वहाँ पे धकेला जाएगा। उसके बाद उनके बायोमेट्रिक्स होंगे, उनको एक एक स्ट्रैप जो है इलेक्ट्रॉनिक पहनाई जाएगी, और उसके बाद फिर बाकी जितने भी लोग बाहर होंगे वो उनको एज अ थ्रेट कंसीडर करते हुए, और उसको इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जो सपोर्ट है उसके साथ मार दिया जाएगा कि जी जो लोग अमन पसंद हैं वो हमारे कंसंट्रेशन कैंप में है। तो आप अंदाजा करें कि ये चीज़ किस तरफ जा रही है। ये बहुत सिस्टमैटिक है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। शाज़िया साहिबा, बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है और शर्मनाक भी है कि किसी की भी जो है गैरत नहीं जाग रही है। इतनी दर्दनाक वीडियोस हैं कि देखी भी नहीं जाती हैं। अगर कोई बच्चा भूख से बिलक रहा है, ऐसी ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप तो बड़े दावेदार हैं, वो तो कहते हैं जंगें ख़त्म करवाने के वो जी बहुत हक में हैं, और वो तो सारा क्रेडिट भी लेने को तैयार हैं, दीगर जंगें भी ख़त्म करवा चुके हैं, और वो कह रहे हैं मुझे फ़ख्र भी है। तो इस पे इतनी खामोशी क्यों है? क्योंकि ये बच्चे जो भूख से बिलक रहे हैं, इनसे क्या लेना है किसी ने? डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी हुकूमत है वो दो हिस्सों में, दो धड़ों में डिवाइडेड है। एक उनके अमेरिका फर्स्टर्स हैं जो मागा क्राउड है, और दूसरे उनके पास ज़ायनिस्ट लॉबी है। अब मागा क्राउड जो है वो सपोर्ट करता है, उसने वोट दिए हैं, वो अमेरिकन मेजॉरिटी में है, और वो फ़लस्तीन का सलूशन चाहते हैं जो अमेरिका फर्स्टर्स हैं। लेकिन जो लोग ज़ायनिस्ट हैं या एपैक लॉबी है वो तादाद में कम है, लेकिन उन्होंने $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट ट्रंप की जो कैंपेन में की हुई है, जिनमें सरे फहरिस्त जो है मिरियम एडल्सन है। और मिरियम एडल्सन जो हैं वो हार्डकोर ज़ायनिस्ट हैं। उन्होंने 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो ट्रंप की कैंपेन में लगाए हैं, और ट्रंप की जो प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन थी उसमें वो फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी, जहाँ पे वो प्रोटोकॉल को ब्रीच करते हुए वहाँ पे उनको बिठाया गया था। तो अब मसला ये है कि ट्रंप बिल्कुल स्टक हो गए हैं। ट्रंप को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़लस्तीनी मर रहे हैं या नहीं मर रहे। ट्रंप का प्रॉब्लम ये है कि अगर कहीं जंग है तो मैं उसको कैसे भी रुकवाऊँ और अपना जो अमन का नोबेल प्राइज़ है उसको सिक्योर करूँ, वो मैंने लेना ही है। इस पे उनकी वो बिल्कुल स्टक है, इस पे उनका दिमाग। लेकिन उनको मिडल ईस्ट की सूरत हाल समझ में नहीं आ रही है। इसराइलियों ने दोबारा से सीरिया पे अटैक शुरू कर दिया है। अल-जुलानी अल-शरा की असैसिनेशन की कोशिश की है, हालांकि ये उनकी ही माँ पर हुकूमत इंस्टॉल की गई थी। तो अब वो एक तरफ से सीरिया के अंदर बाकायदा ऑटोनोमस इलाके इसराइल में शामिल करना चाहते हैं, साथ में वो अल-जुलानी अल-शरा पे प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम जॉर्डन पे और तुम लेबनान पे अटैक करो और हमारे बिहाफ पे करो, और हमें जो हिस्टोरिक अल-शाम रीजन है जिसमें इजिप्ट का इलाका आता है, उर्दन का आता है, लिबिया का आता है और सीरिया का, ये इसराइल में शामिल करके दो। तुम्हें इसी वजह से वहाँ पे इंस्टॉल किया था। और बेतहाशा जो है वो दिन रात सीरियंस पे बम्बार्डमेंट हो रही है। वहाँ पे जी, शाम पर भी अब उन्होंने अटैक शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। और कि बड़ी बड़ी आलमी ताकतें इस वक्त बेबस दिखाई दे रही हैं। बड़े बड़े फोरम्स, अक़वाम मुत्तहिदा की हम बात करते हैं तो वो भी इसराइल से सिर्फ अपील ही करते हैं और मुतालबा ही करते हैं। और ये खुद को ऐसी ताकतें कहते हैं जो जमहूरियत जी इंसानी हुकूक के अलंबरदार हैं, और ये इंसानी हुकूक के अगर अलंबरदार ममालिक हैं तो एक्शन क्यों नहीं लेते? बस चुप बैठे हैं और बच्चे जो है भूख से बिलक रहे हैं। तो इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुल्क में गैस का बहरान दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। अवाम लोड शेडिंग, महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों की वजह से महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए हैं। पाकिस्तान में गैस का गर्दिशी कर्जा 2800 अरब रुपए तक जा पहुंचा है, जो मुल्क की तवानाई शोबे के लिए एक खतरनाक हद करार दी जा रही है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर शोएब अहमद साहब ने। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कितने सालों से तो हम बिजली का गर्दिशी कर्जा जो थे वो सुनते थे, अब तो गैस का गर्दिशी कर्जा वो भी 2800 अरब रुपए। इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप मईशत पर? देखिए, वो आपने कहा ना कि अभी जब अपने प्रियम्बल में कि लोग मुश्किलात से जो है ना आपका वक्त है वो अब मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। मैं तो अब इस चीज़ पे सोचता हूँ कभी कि शायद अल्लाह करे कि कभी कोई खुशी का वक्त भी आ जाए फराज, कि ये जो मुश्किलात भी मिल गई हैं हमें तमन्ना किए बगैर। सूरत हाल कुछ यूँ है कि एक जो डिमांड सप्लाई, मतलब यानी हम जो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हम बचपन से पढ़ते आए हैं ना जी, या सीखते आए हैं, आज जब उसकी अमल दरामद का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो ऐसे लगता है कि जनाब यहाँ तो कोई भी जो बेसिक्स है ना जी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वहाँ से लेकर मैक्रो तक
कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके अंदर आपस में कोई लिंक बनता हो ना। ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ जो हमारे पॉलिसी साज हैं वो सुबह उठते हैं, उस दिन के तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से हमारा कौन सा ऐसा कदम होगा कि जो हम उठाएं और उसको थ्रो करें और उससे हमें ऊपर से शाबाश मिल जाए। और अच्छा डॉक्टर साहब, वो बात तो ठीक है, लेकिन आवाम, आपको पता है, बहुत सादा आवाम है, उनको टेक्निकलिटी समझ नहीं आती। अब देखिए ना, उनको अगर ये बता दिया जाए गर्दिशी कर्जा, वो भी गैस पर 2800 अरब रुपए, अब उनके जहन में एक सवाल है, वो ये पूछ रहे हैं हमारे साथ अब क्या सलूक होगा इस पर। वही बताने लगा था ना, वो सलूक क्या होगा? वो सलूक ये होगा कि जो वहाँ पर पॉलिसी मेकर बैठा हुआ है ना, जिसने बनाया है, वो वहां से ऊपर एक ऐसा बयान जारी करवा देगा कि जिससे सुबह बल्ले बल्ले हो जाएगी, शाबाशियां मिल जाएंगी, उसे अखबारात में कैप्शन लग जाएंगे, लेकिन जो असल कहानी होगी वो वहीं पे, वो जो जीरो नॉट के ऊपर खड़ी हुई नजर आएगी ना। अब आप मुझे एक चीज, मैं चले जिम्नन सवाल दर सवाल वाली बात आ गई, आपको अंदाजा ही है कि गैस की जो शॉर्टेज है, ये शॉर्टफॉल है या जो इसके न्यू कनेक्शंस हैं, ये एक जमाने की बात हो गई है ना। मतलब एक अरसा हो गया कि हमने सुना है कि जनाब की गैस की जो है ना वो फरावानी होगी या नए कनेक्शंस हो गए या गैस वाफिर मिकदार में मिल रही होगी। अगर आप एक चीज को ना चले, अगर यही फार्मूला बना ले जो इंटरनेशनल है कि वो कंजम्पशन बेस है यार, जो अफोर्ड कर सकता है खरीदे, नहीं कर सकता ना खरीदे, एक फार्मूला है। लेकिन शोएब साहब, जो अफोर्ड कर सकते हैं गैस तो उनके लिए भी नहीं आ रही है ना। बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग करके वहां पॉलिसी नहीं, अब गैस के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं, आवाम पर अल्टीमेटली बोझ पड़ रहा है और गैस जो है वो आने का नाम नहीं ले रही। अगर किल्लत है तो फिर हुकूमत ख्वाब कैसे दिखा रही है कि नए कनेक्शंस भी लगाएगी? एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ ना, वो ये जो नए कनेक्शन लगाने का जो आपको है ना ख्वाब दिखाना, यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मैंने पहला जो जुमला कहा है, मैं हर चीज रब्त में बात करता हूँ कि वो किसी एक बंदे ने बैठ के सुबह उनको कह दिया कि जी आज आप ये बयान थ्रो कर दें। अब वहां पर अगर कोई विजन हो ना सामने और कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, तो अगला सवाल ये पूछे कि भाई गैस तो अवेलेबल ही नहीं है आपके पास, आपका सिस्टम खाली पड़ा हुआ है, आपके यहाँ आपका LNG का भी क्राइसिस शुरू हो गया है, तो आप कहाँ से नए कनेक्शन देंगे? खुदा के लिए जो कनेक्शन अवेलेबल है उनको तो कंसोलिडेट करें। ये देखिए ना, ये होता है विजडम, ये होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग चल रही है उन बयानात के ऊपर जिन बयानात के जरिए सुबह हमें शोहरत मिल जाए, एक दिन के लिए हमारी कसीदा तो साहब, ये जो IMF ने गर्दिशी कर्ज खत्म करने का प्लान तलब किया है, ये फिर कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा? मैं बहुत जान की ईमान पा के आजकल बात करनी पड़ती है। IMF एक ऐसा टार्जन है, जिस तरह हम बचपन में टार्जन के या किसी एक भूत के कैरेक्टर से बच्चों को डराया करते थे ना। मुझे ये बताइए यार, मतलब एक इंतहा है, सोच है कि क्या ये IMF के कोई ऐसे रूल्स, मैं इसको पूरे को स्टडी कर बैठा हूँ ना, कोई एक ऐसी चीज जो हमारी इशराफिया पे इम्प्लीमेंट होती हो, किसी एक दिन हमारी इशराफिया ने, हमारे उमरा ने, हमारे ये जो लॉट है, लीड ग्रुप है, इसने किसी एक चीज पर कंप्रोमाइज किया हो, प्रोटोकॉल्स पर कंप्रोमाइज हुआ हो, फ्यूल की जो कंजम्पशन है उसके ऊपर कंप्रोमाइज करने के लिए कैसे मैं और आप रह गए हैं? मैं इस चीज को समझने से कासिर हूँ। अगर इनके पास नहीं है वो विजडम, तो ये खुदा के लिए, आप देखिए, मैं एक जमाने में ओपन अखबार के अंदर क्वेश्चंस गए थे, 20 क्वेश्चन उन्होंने दिए थे, गवर्नमेंट ने, उस जमाने की गवर्नमेंट थी एक, उन्होंने कहा था कि भाई हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने में एज ए नेशन हमारे साथ हेल्प करें। खुदा की कसम, यहाँ से लोग चल पड़ेंगे उठ के। हमारी हिस्ट्री ऐसी है, हमारा कॉमन पाकिस्तानी, बेशक आप उसके बारे में 100 बातें कर सकते हैं कि उसने ये, उसमें कोताही है, उसमें ये कमी है, लेकिन यकीन करें जब वतन और वतनियत की बात आती है, हम में से हर शख्स, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो जमाना भी कि जब कर्ज उतारो मुल्क सवारों वाली बात थी तो पूरी कौम खड़ी हो गई थी। आप इस कौम को टेस्ट बार बार करने के बजाय, बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब भी कुर्बानी की बात आती है तो इसी आवाम से ही मांगी जाती है, अशराफिया से किसी किस्म की कोई कुर्बानी नहीं मांगी जाती। फिलहाल के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जैसे कि 2000 की कुर्बानियां दे देकर भी अवाम ही पिस रहे हैं और फायदा सिर्फ हुक्मरान ले रहे हैं, मराद सारे हुक्मरान ले रहे हैं, तनख्वाहें हुक्मरानों को जा रही हैं, गैस हुक्मरानों की नहीं जाएगी, बिजली की प्रॉब्लम उनको नहीं होगी, अवाम को ये सारे मसाइल हैं, गैस का मसला है, बिजली का मसला है और इजाफी पैसे हैं, तो अवाम की जेबों से ही जाने हैं। बिल्कुल जी, और प्रोग्राम का वक्त भी इसी के साथ खत्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।